अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल चॉइस। तो दोस्तों, आज इस नॉवल की मैं सेकंड लास्ट एपिसोड 14 रीड करूँगी। तो यकीनन ये नॉवल आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। तो चलें आज इस नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड को रीड करते हैं। कनीस अपने घुटनों के गिर्द बाजू लिपटे बेड पर बैठी जब सुल्तान इसके लिए नाश्ते की ट्रे हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराकर से देखते हुए इसके पास बैठ गया। सॉरी, ज़रा सी देर हो गई नाश्ता लाने में। वो क्या है ना, आज बेचारी मेरी फरमाइश चीज़ें बना बना कर थक गई थी, इसलिए मैं इसने देर कर दी। सुल्तान ने खाने पर से ढक्कन हटाते हुए कहा और अपने पसंदीदा आलू के पराठों की खुशबू कनीस के नाक से टकराई। देखा, मुझे पता था ना मेरी जान को आलू के पराठे बहुत पसंद है। चलो अब ये सारा तुमने ख़त्म करना है। सुल्तान ने निवाला तोड़कर इसके होठों के पास किया, लेकिन कनीस मुंह खोलने की बजाय खामोशी से देखी जाती। कनीस को इसके पास आए 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन इसमें ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वो बस खामोशी से सुल्तान को देखती रहती थी और इसकी इन मुर्दा आंखों की ताब न रहना सुल्तान के बस में नहीं था, इसलिए हमेशा नजरें झुका लेता था। अब खाओ ना, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ अपने लिए ना सिर्फ हमारे बच्चे की खातिर खा लो। सुल्तान की ज़बान अपने बच्चे का शुक्र सुनकर कितने आंसू कनीस की आंखों से बहे। इसका दिल किया सुल्तान से पूछे, कौन सा बच्चा जिसके इसके पैदा होने से पहले ही नाजायज़ कह दिया गया था? वो बच्चा जिसके बाप में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि दुनिया के सामने इनकी माँ को अपनी बीवी तक कह पाता। लेकिन कनीज़ इस सबसे ये सब नहीं कहना चाहती थी, वो उससे कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। जितना अरसा वो उससे दूर आज़म के पास इसी के दिए गए एक ही घर में रही थी, वो हर पल बस इसी सब के बारे में सोचती रहती जो इसके साथ हुआ। आज़म ने कितनी मुलाज़मतें इसके पास रखी थी और ख़ुद भी इसका हाल पूछने आता रहता था। कनीज़ को याद था जब अम्मा भी इससे मिलने आई थी तो वो इनकी गोद में सर रो के कितना ज़्यादा रोई थी और इन्हें कितनी दुआएं दी थी कि इसने कुछ गलत नहीं किया। तब अम्मा भी ने इसे समझाया कि गलती इसकी नहीं सुल्तान की थी और वो उसका सज़ा का हकदार है। अपने फ़राइज़ पूरे न करने के जुर्म में कनीज़ से जो सज़ा देना चाहे दे सकती है, इसलिए कनीज़ ने इसके लिए यही सज़ा चुनी थी, बेरुखी या खामोश रहने की सज़ा। अगर वो पहली वाली कनीज़ होती तो कब का अपने सुल्तान के आंसू उसकी बेचैनी देखकर पिघल गई होती, लेकिन ये कनीज़ वो कनीज़ नहीं थी। इस कनीज़ को इस ज़िल्लत और रुसवाई ने इसी दिन मार दिया था। नफ़रत थी इस कनीज़ को इस पुरानी कनीज़ की मासूमियत से जिसने खुद को हर एक के हाथ का खिलौना बना दिया, जिसके इसके शौहर तक ने फ़ायदा उठाया। अब कनीज़ के दिल में रहम नहीं आ रहा था क्योंकि इस पर रहम नहीं किया गया था। वो बेचारी तो अपना गुनाह तक नहीं जानती थी। अगर मबी से माशी का हर तकाजा और सुल्तान के फ़राइज़ से आगाह न करती तो शायद वो आज भी बेखबर होती। कनीज़ को मुसलसल खामोशी से एक बुत बने देखकर सुल्तान ने गहरा सांस लिया और निवाला वापस प्लेट में रख दिया। इसके ऐसे करते कनीज़ ने खुद वो निवाला पकड़ा और आहिस्ता से खाना खाने लगी। इसकी ये बेरुखी सुल्तान के दिल को छिल्ली कर गई, यानी वो उसके हाथ से खाना तक गवारा नहीं करती थी। सुल्तान बस बेबसी से देखता जा रहा था। इसकी बेरुखी दिल को कैफियत तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो इसी काबिल था। कनीज़ सिर्फ पूरा पराठा खा ले तो सुल्तान ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा, और बाकी सबको कौन खाएगा, खास तौर पे ये दही। सुल्तान ने ट्रे में पड़े बाकी लौज़मात की जानिब इशारा करते हुए कहा, लेकिन कनीज़ बस खामोशी से उठी और वॉशरूम में हाथ धोने चली गई। सुल्तान ने गहरा सांस लिया और वो खाने की ट्रे मुलाज़िमों को पकड़ आया। जब वो वापस आया तो वॉशरूम में से आने वाली आवाज़ उस पे बेचैनी से जाने पड़ा। कनीज़ को संग पे झुककर उल्टी करता देखकर सुल्तान परेशान होता उसकी जानिब बढ़ा, उसकी कमर सहलाने लगा। क्या हुआ नूरी, तुम ठीक तो ना? सुल्तान की आवाज़ से बेचैनी और खौफ था। जब कनीज़ अपना मुँह ज़ुबानी साफ़ किया और खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। बताओ मुझे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सुल्तान की दोबारा पूछने पर भी कनीज़ से कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से से बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद आन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ कनीज़? सुल्तान भाई क्या कह रहे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आन ने कनीज़ की नब्ज़ पकड़ते हुए कहा और उसका चेकअप करने लगी। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। आन ने मुस्कुराकर कनीज़ का गाल सहलाते हुए कहा, ठीक है तो उल्टियाँ क्यों कर रही है? इतनी आन प्लीज़ इसे ठीक से चेक करो ना, नहीं तो हॉस्पिटल ले चलता हूँ इसे। सुल्तान की बेचैनी पर आन मुस्कुरा दी। इस हालत में वॉमिटिंग होती रहती है, आप परेशान मत हो, बस ख्याल रखें कि ये कुछ ना कुछ खाती रहे और परेशान ना हो। आन ने मोहब्बत से कनीज़ की गाल को छूकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। इसकी जाते ही सुल्तान इसके पास आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सुना तुमने, बहुत सा ख्याल रखना है तुमने हमारे बच्चे की खातिर और मेरी खातिर। सुल्तान ने इसका गाल हाथ में पकड़ा, लेकिन कनीज़ ने इसका हाथ अपने चेहरे से दूर किया और बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली। सुल्तान समझ चुका था कि इसकी ये खामोशी बेरुखी इसकी नाराज़गी थी और सुल्तान को ये नाराज़गी जान से ज़्यादा अजीज थी। उसे मनाने के लिए, इसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता था, और वो जानता था वो कौन सी चीज़ थी जो कनीज़ को खुशी दे सकती थी। इन दोनों की शादी को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब लीज़ा को लगने लगा था कि आज़म का प्यार इसके लिए कम हो गया है। नाश्ते के लिए मेज़ पर बैठे आज़म अखबार देखने में मसरूफ़ था और लीज़ा इसे ढूँढने में। वो कब से बर्दाश्त करती कि आज़म इसे देखने की बजाय इससे बात करने की बजाय अखबार पढ़ा था, और अब इसके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। इसने अखबार को हाथ में चिपटा और पूरी तरह से आज़म को ढूँढने लगी। ये क्या हरकत थी मेरी शेरनी? आज़म ने हैरत से इसके गुस्से देखते चेहरे को देखकर पूछा, मम्मा कैसी हुई तुम्हारी मुझे इग्नोर करके अखबार पढ़ने की? जब मैं पास हूँ तो तुम्हारी सारी अटेंशन मुझे चाहिए जो तुम मुझे देते भी थे। सही कहते थे लोग, आज
आदमी को बस एक चीज़ चाहिए होती है, वो जो इनका मतलब पूरा हो जाता है वो बदल जाते हैं। लिज़ा ने अखबार को मिट्टी में अच्छी तरह मोड़कर फर्श पे फेंकते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर अज़म ने सुखसाला साँस लिया कि इसके किसी मुलाज़िम को इंग्लिश नहीं आती थी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बदल गया हूँ? कल रात मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी क्या? अज़म ने इसका हाथ थामकर शरारतन कहा। तो लिज़ा गुस्से की बजाय शर्म से लाल हुई थी। तुम मुझे हनीमून पर नहीं लेकर गए। लीज़ा ने मुँह बनाकर शिफ़ा किया तो अज़म मुस्कुरा दिया। इसकी बीवी अभी से हर बात पर लाड दिखाने लगी थी, जिसे साबित करना चाह रही है कि वो इससे बहुत छोटी थी। कहाँ हनीमून पर जाना है मेरी बेबी ने? अज़म ने इसी के अंदाज़ में इसका गुलाबी गाल खींचते हुए पूछा तो इसका चेहरा खुशी से खिल गया। पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा गर्मी ना हो, आई थिंक कश्मीर जाते हैं, मैंने इंटरनेट पर देखा था, वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। लिज़ा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हम ज़रूर चलेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सब्र कर लो, अभी कुछ मामलात हैं जिन्हें छोड़कर जा नहीं सकता, वरना यकीन जानो शादी के अगले दिन ही सब तुम्हें सबसे चुरा कर बहुत दूर ले जाता। अज़म ने मोहब्बत से इसकी नाक खींच कर कहा तो लिज़ा खिलखिलाती। पहले जो इसे लग रहा था कि अज़म की मोहब्बत में कमी आ गई, ये ख्याल जब बहुत दूर जा चुका था। ओके, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करूँगी मैं, लिज़ा ने उंगली दिखाकर कहा। तभी मुलाज़िम नाश्ता लेकर आई। इनके सामने नाश्ता रखने के लिए लिज़ा ने अपने सामने पड़े पराठे को देखा तो मुँह बनाकर अज़म को देखने लगी। मुझे ये नहीं खाना, बहुत ऑयली है ये। शादी के अगले दिन मेरे हाथ की ऑयली हलवा पूरी तो खा ली थी ना तुमने? अज़म ने देसी घी के बने पराठे का निवाला बनाते मुँह में बना डालते हुए कहा, हाँ तो वो तो तुमने बनाई थी ना, इसलिए प्लीज़ मुझे ये नहीं खाना, इसमें से स्मेल भी अच्छी नहीं आती। मेड से बोलो मुझे सीरियल ला कर दे दे। लिज़ा ने नाक चढ़ाकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया। तुम वो थोड़ी-थोड़ी पापड़ी खाती हो बस, और इतनी सी जान रहेगी तुम्हारी ये पराठे खाओ ताकि कुछ बने हाँ तुम्हारा। अज़म ने एक और निवाला मुँह में डालते हुए कहा, तुम खाते हो ना ये सब, तुम्हारा कुछ बना? लिज़ा ने मुँह फुलाकर तंज किया। बना है ना ये सब खाने की वजह से ही तो मैं पूरी रात तुमसे दूर नहीं होता और तुम बस 1 घंटे में ही बेहाल हो जाती हो। अज़म ने आँख दबाकर कहा तो लिज़ा इसकी बेबाक पर बात पर पाँव उसके नाखून तक सुर्ख हो गई। मैं जा रही हूँ। लिज़ा की बात पर अज़म ने हँसते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा अब मैं तंग नहीं करूँगा, बैठो मँगवा देता हूँ तुम्हें तुम्हारा सीरियल। अज़म ने मोहब्बत से कहा तो लिज़ा वापस बैठ गया। अज़म ने इसे कॉर्नफ्लेक्स मँगवा कर दिया और वो अज़म से बातें करते हुए नाश्ता करने लगी। तभी एक मुलाज़िमा अज़म के पास आई। चौधरी जी आपसे एक लड़की मिलने आई है। मुलाज़िमा की उर्दू में कही। इस बात पर अज़म ने हैरत से देखा। कौन लड़की? पता नहीं, चेहरा छुपाया इसने बस कहती वो आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती है। हाँ, अज़म ने हाँ में सर हिलाया तो मुलाज़िम वहाँ से चली गई। तुम नाश्ता करो चूज़ी, 2 मिनट में आता हूँ। अज़म ने इसका माथा चूम कर कहा तो लिज़ा ने मुँह बसोर कर इसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि अज़म का कोई काम ही होगा। अज़म वहाँ पहुँचा जहाँ वहाँ लड़की मौजूद थी, लेकिन इस लड़की को देखा अज़म के माथे पर बल आए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अज़म की हैरत से पूछने लड़की घबरा कर अपने हाथ मसलने लगी। मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना है अज़म भाई। इस लड़की ने उम्मीद से अज़म की जानिब देखते हुए कहा। अज़म ने हाँ में सर तो लड़की ने सुक्का सांस लिया, हर बात अज़म को बता दी। इसकी बताई बातें सुनकर 7वां आसमान एक साथ अज़म पर गिरे थे। कनी सुल्तान के साथ गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर पहले इसने तैयार होकर अपने साथ चलने का कहा था। कनीज़ खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। वो जानती नहीं थी कि वो दोनों कहाँ जा रहे थे, लेकिन आज फिर अचानक ही गाड़ी गाँव में मौजूद छोटे से घर के सामने रुकी। सुल्तान इसे देखकर मुस्कुरा दिया। छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, उम्मीद है पसंद आएगा। सुल्तान गाड़ी से बाहर निकला, उसकी जान पाकर इसे भी नरमी से बाहर निकाला। कनीज़ जिसके साथ खामोशी से घर की जाने जाने लगी। सुल्तान ने दरवाज़ा खटखटाया तो जल्दी से खुल गया। 2 बच्चे फौरन ही कनीज़ से लिपट गए। कनीज़ ने सर झुकाकर देखा तो अपने भाइयों को देखा। कनीज़ की आंखें हैरत से फैल गई। अम्मी अम्मी कनीज़ बाजी आई हैं। मोटू ने शोर मचाया तो कनीज़ की अम्मी मुस्कुराती हुई वहाँ आए और दरवाजे पे तेल लगाकर कनीज़ को देखते हुए अपने बाजू फैला दिए। कनीज़ ने हैरत से अपनी बहन को देखा जो नम आँखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। फिर कनीज़ आगे बढ़ी और अपनी माँ से लिपट गई। कनीज़ के बाप रशीद ने मुस्कुराकर अपनी बच्ची को देखा जो माँ के सीने से लगकर दुनिया जहाँ भूल गई थी। कुछ देर बाद कनीज़ के सिसक कर रोने की आवाज़ आने लगी तो रशीद ने परेशानी से सुल्तान को देखा। बस मेरी गुड़िया तुम तो मत, अब देख मिल गई ना तो हमें वापस। कनीज़ की बात ने इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर चुमते हुए कहा। कनीज़ ने इनसे ध्यान हटाकर रशीद को देखा, फिर रोते हुए इनके गले लग गई। इतने अरसे बाद अपनी बेटी को गले लगाकर रशीद भी रोने लगा था। क्या अब सब मेरी बहन को रो के ही दिखाएंगे? अंदर चलते हैं, कनीज़ की बहन ने कहा तो रशीद ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और कनीज़ को इसकी माँ के हवाले करके खुद सुल्तान के सामने आ गया। मुझे समझ नहीं आता साईं, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? आपने न सिर्फ मेरी बच्ची को बचाया, इसका ख्याल रखा, बल्कि हम सबको भी इसकी गुलामी से आज़ाद करा दिया। मैं आपका एहसान मर के भी नहीं चुका सकता। सुल्तान ने रशीद के हाथ थामे मुस्कुरा दिया। बड़े छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, आप कनीज़ के बाबा मेरे भी है, मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था। सुल्तान ने नरमी से कहा, मोहब्बत से भरपूर निगाह कनीज़ पे डाली। मैं शाम को इसे लेने आ जाऊँगा, तब तक आपके साथ वक्त गुजार ले। लेकिन साईं अंदर आए ना, कोई चाय पानी शिनफा कहा तो सुल्तान ने कहा में साया नहीं, अभी तो मुझे काम है, लेकिन रात का खाना मैं यहीं खाऊंगा। इतना कहकर सुल्तान को खुदाफिज कहता है, बोलता है कि आखिरी निगाह कनीज़ पे डालकर वहाँ से चला गया। तो वो सब कनीज़ को लेकर कमरे में आ गए। इतने अरसे बाद उन सबसे मिलकर कनीज़ को लगा वो फिर से जिंदा हो गई हो। दिल में आया कि खुद पर हुआ हर एक सितम रो रो कर अपनी माँ को बयान कर दे, लेकिन फिर वो अपने बाप के चेहरे पे परेशानी, उसका झुका सर देखना नहीं चाहती थी।
साईं बहुत अच्छे इंसान है कनिज़, तुझे पता है उन्होंने इत्तेहाद मलिक को लाखों रुपए देकर हमें इसे आज़ादी दिलाई। यही नहीं, हमें अपने गाँव में ये घर और तेरे अब्बा को खेती करने के लिए अपने हिस्से में से ज़मीन भी दी। अपनी माँ की बात पे कनिज़ की आँखें हैरत से फैल गईं। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम इस आदमी की कैसे आज़ाद हो जाएँगे। सच कहा तो कहूँ तो तेरी बहन की इतनी परवाह थी कि मुझे कि कहीं तेरी तरह सरदार के पीछे ना पड़ जाए, लेकिन देख ना सिर्फ़ साईं ने हमें इसकी शर से आज़ाद करवाया, बल्कि तेरी बहन का रिश्ता अपने इंतहाई अच्छे आदमी से करवा दिया। इस बात पे कनीज़ ने हैरत से अपनी बहन को देखा, जिसके चेहरे पे शर्मीली मुस्कान थी। शायद तू जानती है, इसे अशफाक नाम है इसका। इस बात पे कनीज़ को भी इत्मीनान हुआ। अशफाक सुल्तान का सबसे ख़ास आदमी था। वो नज़र झुकाकर बात करने वाला इंतहाई अच्छा और शरीफ इंसान था। समझ नहीं आता अपने रब का शुक्र कैसे अदा करूँ जिसने मेरी बेटियों के इतने अच्छे नसीब किए हैं। कनीज़ तो बात पास दूर से अपना सर झुका गई। कनीज़ की बहन इसके लिए खाना लेकर आई तो इसकी माँ अपने हाथ से वो खाना कनीज़ को खिलाने लगी। साईं ने बताया था कि तू माँ बनने वाली है। अपनी माँ की बात पे कनीज़ के गाल तब का लाल हो गया तो कनीज़ की माँ हँसती। समझ नहीं आता अपने कनीज़ इस बात पर असुर्दी से अपना सर झुका गई। कनीज़ की बहन इसके लिए खाना लेकर आई तो इसकी माँ अपने हाथ से वो खाना कनीज़ को खिलाने लगी। साईं ने बताया था कि तू माँ बनने वाली है। अपनी माँ की बात पर कनीज़ के गाल तब का लाल हो गए तो कनीज़ की माँ हँस दी। खुदा तुझे ज़िंदगी वाली औलाद से और खुशियाँ मुबारक करे, आमीन। कनीज़ की माँ ने इसके चेहरे पर अफसुर्दगी देखी तो अपनी बड़ी बेटी को बाहर जाने का इशारा किया और खुद कनीज़ का चेहरा हाथ में पकड़कर ऊँचा किया। क्या बात है नूरी, तू दुखी क्यों है? अपनी माँ की मोहब्बत से पूछने पर कनीज़ की बस हुई। उसने इनकी गोद में सर रखकर रोते हुए हर बात उसने बता दी। अपने दिल का सारा गुबार रो रो कर माँ की आगोश में निकालने लगी, जबकि इसकी हर बात इस पर इसकी माँ का कलेजा फटने को था। वो अच्छे नहीं अम्मा, बहुत बुरे तरह प्यार नहीं करते मुझसे, ज़रा ख्याल नहीं किया मेरा इन्हें। कनीज़ से ज़िद के रोते हुए कहा, वो ज़रा अच्छे नहीं हैं अम्मा, पता है मैंने इन्हें कहा क्या ना भी बाजी से शादी ना करो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं इनकी बीवी हूँ। मैंने इन्हें इस काबिल ही नहीं लगी। कनीज़ से अपना दर्द बयान किया जिसकी माँ खामोशी से सुनती रही। मैं अब इनके पास नहीं जाऊँगी, नहीं अच्छे लगते वो मुझे, आपके पास रहूँगी मैं। कनीज़ ने गोया आत्मी फैसला सुनाया, फिर खामोशी से आंसू बहाने लगी, जबकि इसकी माँ इसके बाल सहला रही थी। पता है कनीज़, एक सोने की चूड़ी कितनी खूबसूरत कीमती होती है, हर कोई इसे पहनना चाहता है, इसके लिए अपनी दौलत लुटा देता है। अपनी माँ की बातें कनीज़ ने नासमझी से देखा, लेकिन इस सोने की चूड़ी को एक भद्दे से सुनहरी पत्थर से खूबसूरत चूड़ी बनाने के लिए कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। पहले इसे जला जला कर पिघलाया जाता है, फिर इसे लोहे से मारा जाता है, काट कर एक शक्ल दी जाती है और कर कर चमकाया जाता है, तब जाकर वो चूड़ी बनने के काबिल होती है। कनीज़ सर झुकाकर उनकी बात का मफ़हूम समझने की कोशिश कर रही थी। जानती हूँ औरत भी इसी चूड़ी की मानद होती है, जिस सख्तियों और तलख़ियों से गुज़रना पड़ता है, तब जाकर वो किसी की चाहत बन सकती है। ऐसी चाहत जिसे कोई कभी भी नहीं छोड़ना नहीं चाहता। कनीज़ की माँ ने नरमी से इसका गाल का हाथ में पकड़ कर कहा, और अगर वो बर्दाश्त नहीं करती, हर दर मौका ये सोचती है कि मैं ही क्यों बर्दाश्त करूँ, तो ऐसी औरत कभी भी अपना घर बचा नहीं पाती मेरी जान। कनीज़ की माँ ने इसे मोहब्बत से समझाते हुए कहा, तू क्या अगर तो इसका ज़ालिम शौहर हो, इसका शौहर ज़ालिम हो तो भी वो सारी ज़िंदगी इसके साथ सह के गुजार दे, इसमें से कल को अच्छा हो जाएगा। कनीज़ ने सवाल पे इसकी माँ ने इनकार में सर हिलाया, लेकिन नहीं, लेकिन औरत अपने शौहर की गलती पछताने पर इसे माफ़ तो कर सकती है ना। इस बात पर कनीज़ ने अपना सर झुका लिया। जानती हूँ माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ इस दुनिया की सबसे सख्त तो सज़ा माफ़ी ही होती है, जिसे जो आपके दुश्मन को आपके दर का गुलाम बनाने की ताकत रखती है। कनीज़ की माँ इसके बाल सहलाते हुए उसे समझाने लगी, तबलीग के वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दुश्मनों ने इन्हें जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ दी थी, इनके प्यारों को उनसे छीन लिया, लेकिन जब फ़तह का वक़्त आया और इनके सारे दुश्मन इनके पैरों में थे, तो जानती हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। कनीज़ अब बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। हमारा दिन हमें माफ़ करना सिखाता है। कनीज़, कभी सोचा है कि नमाज़ पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करो और अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ ना करे तो कैसा लगेगा? इस बात पर कनीज़ ने सहम कर अपनी माँ को देखा। अगर चाहती हो कि रब तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे तो उसके बंदों को माफ़ करना सीखो, बाकी तुम खुद समझदार हो। अनीस की माँ ने बात ख़त्म की और उसका सर अपनी गोद में रखकर इसके बाल सहलाने लगी। इनकी बातों के बारे में सोचती कनीज़ कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गई थी। शाम को जब सुल्तान वापस आया तो उसने कनीज़ का एक बदला हुआ रूप मिला था। इसकी कनीज़ हँस हँस कर अपने भाई से बातें कर रही थी, लेकिन सुल्तान को देखते ही वो खामोश हो गई थी। इसने अपना मुँह बसोड़ लिया। इसकी हरकत पर सुल्तान खुलकर मुस्कुरा दिया। इसने अपनी कनीज़ को बिखरने से बचा लिया था। अब अगर कुछ बचा तो वो बस इसकी नाराज़गी थी, और सुल्तान जानता था कि आज नहीं तो कल वो इसे मना भी लेगा।
اپنے گھروں سے ملنے کے بعد، اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد کنیز سچ میں بدل گئی تھی۔ اب وہ اماں بھی آن سے باتیں کر لیتی تھی، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی، لیکن سلطان کو دیکھتے اس کی خاموشی پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی تھی۔ لیکن سلطان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہی صحیح اس نے جینا تو شروع کیا تھا۔ اسے یقین تھا آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ہر خلیج کو مٹا کر رکھ دے گا۔ آج اسی خیال کے تحت اس نے کنیز سے ایک سرپرائز پلان کرنا تھا، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آج شام کو تیار رہنا، کہیں باہر جانا ہے۔ سلطان نے اپنی شرٹ کے بٹن کرتے ہوئے نگاہ اڑے آئینے میں دیکھ کر کہا، جو ایسے نظر انداز کرتی جیسے کمرے میں اکیلی ہو۔ اسے کسی جواب کو نہ پا کر سلطان اس کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس کے قریب جھکا۔ اس کی اچانک اس حرکت پر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ گھبرا کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ آج تمہاری ہر ناراضگی مٹا دوں گا میں نوری، یہ وعدہ ہے میرا، تمہارے ساتھ ہوئے ہر ستم کی بھرپائی کروں گا، تمہارا ہر غم سمیٹ لوں گا، مجھے میری محبت کی قسم۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھا اور اسے دور ہو کر باہر چلا گیا، جہاں ایشمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایشمان آج ہی اسے کسی ضروری کام کے تحت کہیں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی کام تھا سلطان جلد سے فارغ ہو کر ان کا ہر ایک پل یادگار بنانا چاہتا تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد کنیز اٹھ کر آن کے پاس گیا اور جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ کنیز نے آن کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو سو رہی ہیں، ان کا بی پی ذرا سا ہائی تھا تو میں نے انہیں دوا دے کر سلا دیا ہے۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلایا۔ کنیز ایک بات کہوں، اگر برا مت مانو تو؟ جی باجی کہیں، کنیز نے عقیدت سے کہا۔ سلطان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ایسے شخص جو ہمیشہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے۔ آن کی بات پہ کنیز کا سر جھک گیا۔ اگر ان میں کوئی برائی ہے تو بس اتنی کہ وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آن نے کنیز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتی ہوں جب تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت زیادتی تھی، انہیں معاف کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ایک بار خود ان کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھو، بتاؤ کیا تم کسی کی وجہ سے اپنی ماں کو تکلیف دے پاتی؟ آن کے سوال کا کنیز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گی باجی، کنیز نے آہستہ سے کہا تو آن مسکرا دیا۔ اچانک ایک آدمی وہاں پر عقیدت سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں کو بڑی مالکن باہر بلا رہی ہیں۔ اس آدمی کی بات پر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا تو آدمی وہاں سے چلا گیا۔ بڑی امی کو بھلا کیا کام ہو سکتا ہے ہم سے؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ چل کر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ آن نے ہاں میں سر ہلایا اور کنیز کے ساتھ باہر آ گئی، لیکن فرین بیگم کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر دونوں حیران ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو دونوں، ہمیں کہیں جانا ہے، فرین بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کہاں؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ ضروری کام ہے، فکر مت کرو، جلد واپس آ جائیں گے، فرین بیگم نے گہرا سانس لے کر کہا۔ لیکن بڑی امی مہمان کو تو بتا، فکر مت کرو، میں نے ایشمان کو فون کر دیا اور سلطان کو بھی، تم دونوں واپس دونوں چلو، بس چلو میرے ساتھ، فرین بیگم نے آن کی بات کاٹ کر کہا۔ تو آن نے کچھ دیر سوچا اور پھر کنیز کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ آدمی گاڑی میں بیٹھ گیا جو انہیں بلانے آیا تھا۔ آن نے اس ملازم کو پہلی حویلی میں دیکھا تھا اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن فرین بیگم کا ساتھ ہونا اس کی پریشانی پر حاوی ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کی ایک سنسان جگہ پہ رکی۔ آن اس جگہ کو جانتی نہیں تھی، یہ ملکوں کی پرانی حویلی تھی جو آن کے دادا نے نئی حویلی بنانے کے بعد چھوڑ دی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے بڑی اماں؟ آن نے پریشانی سے پوچھا۔ تو فرین بیگم خاموشی سے گاڑی سے باہر آ گئی۔ میرے ساتھ آؤ، انہیں حکم دے کر وہ آگے چلی گئی۔ تو کنیز نے پریشانی سے آن کو دیکھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے باجی، مجھے نہیں جانا۔ آن نے کنیز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ وہ ہماری ساس ہے کنیز، ہماری ماں جیسی ہے، ان کی بات تو ماننی چاہیے نا، ہمیں فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آن نے کنیز کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کنیز کو اس حویلی سے خوف آتا جو اجاڑ بیابان ہو چکی تھی، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور پھیلا گند اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اس سب پر وہ آدمی نہ جانے کیوں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے بڑی امی؟ آن نے ایک بار پھر سے فرین بیگم سے پوچھا جو وہاں کھڑی ایک دیوار کو دیکھ رہی تھی، تاکہ ہر قصہ یہیں ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آن ان کی بات کا مطلب سمجھتی، ان کے ساتھ آئے آدمی نے آن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور فرین بیگم نے ایک ریوالور اپنی چادر کے نیچے سے نکال کر کنیز پر تان دی۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کی روح تک خوف سے کانپ گئی تھی۔ کیا وہ اپنے ماں، اپنے ہی بیٹوں کی خوشیاں ان سے چھیننا چاہتی تھی؟ آن اور کنیز پھٹی آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو ان پر بندوق تانے کھڑی تھی۔ تب بڑی امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آن نے صادمی کی گرفت میں چھپٹتے ہوئے چلائی۔ وہی جو سچ ہے، آج میں تم دونوں کا قصہ ختم کر دوں گی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تم دونوں کو اپنے بیٹوں سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، مجھے بہت پہلے ہی یہ کر دینا چاہیے تھا۔ فرین کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی ان دونوں کے لیے نفرت تھی، صرف نفرت۔ لیکن کیوں؟
आन ने हैरत से पूछा, क्योंकि मेरी बेटियों के दिल पर, इस महल पर शान और शौकत और सुकून पे किसी और का नहीं, बस मेरी भांजियों का हक है। मैं नहीं दे सकती मेरी बहन गैरों में बेटियां ब्याह कर रोती रहे। इसकी बेटियां यहाँ सुकून में रहेगी और फिर मेरी बहन भी सुकून में रहेगी। ये बात कहते हुए औरत को कोई पागल ही लग रही थी। कितनी जद्दोजहद की थी वरना रबिया को हर पल सुल्तान के करीब होने का। इसे ज़बरदस्ती अपनी कसम और खुद को मारने की धमकियाँ देकर अनाबिया से शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी इस लड़की ने मेरा सुल्तान अनाबिया से छीन लिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फरीन बंदूक कनीज की जानिब करते हुए चिल्लाई तो कनीज का रूम रूम खौफ से कांप गया। हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर गए थे। इसे अपनी नहीं, बस अपने बच्चे की परवाह थी, जो अभी भी जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था। और तुम्हारी तो मैंने इतनी घटिया तस्वीर आयुष्मान को भेजी ताकि वो तुमसे नफरत करे और तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन पता नहीं कौन से तलस्सुम पढ़कर भोगे और तुमने इस पर, वो जो तुम्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं। फरीन बेगम गुस्से से चिल्लाई, जबकि ये बात जानकर सातवां आसमान एक साथ गिरे कि वो तस्वीरें भेजने वाली कोई और नहीं, फरीन बेगम थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। आज यहाँ मार के यहीं पर दफना दूंगी। कभी नहीं ढूंढ पाएंगे मेरे बेटे तुम दोनों को। फरीन बेगम ने नफरत से दांत कचरा और कहा। फिर उनके चेहरे पर मुकरम मुस्कान आई। और फिर मैं अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगी। इनकी शादी अपनी भांजी से करके अपना हर अरमान पूरा करूंगी। फरीन बेगम ने हंसते हुए कहा। करनी से सहम कर यहाँ देखा, वहां से भागने लगी। ना ना, वापिस आओ लड़की, वरना तुम्हारी जिटानी को मार दूंगी। फरीन बेगम की बात पर करनी से सहम कर आन को देखा, जो इस आदमी की गिरफ्त से निकलने के लिए चिपटा रही थी। कनीज के कदम खुद खौफ से फर्श पर जम से गए थे। आज कोई गलती नहीं होगी, ये मेरा आखिरी गुनाह होगा और हर मुसीबत खत्म। फरीन ने खौफ से कांपती हुई कनीज के पास आकर इसे बालों से पकड़ा और बंदूक इसके माथे पर रख दी। ये देखकर कनीज फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मत मारे, मैं अपनी साईं जी की औलाद को दुनिया में लाना चाहती हूँ। वो आपका पोता है, खुदा के लिए हमें मत मारे। कनीज ने रोते हुए कहा, लेकिन जवाब में फरीन बेगम मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, अनाबिया दे देगी मेरे सुल्तान को औलाद और इस हवेली को वारिस। मुझे ना तो इसकी ज़रूरत है, ना ही तुम्हारी। इतना कहकर फरीन बेगम ने रिवाल्वर सख्ती से कनीज की कनपट्टी पर रखा। इससे पहले कि वो गोली चलाती, तालियों की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। फरीन बेगम ने हैरत से इस आवाज़ की में देखा तो है आंखें हैरत से फैल गई। सामने असम इन्हें देखता तालियां बजा रहा था। क्या खेल खेला है भाई, तुमने मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस, गुनाहों का गड़ा कभी ना कभी भरना ही होता है और आज वो भर चुका है। फरीन ने घबरा कर कनीज को छोड़ा और यहाँ वहाँ जाए फरार देखने लगी। कहीं भागने का रास्ता नहीं रहा। फरीन बेगम, सारे रास्ते तुमने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिए हैं। अज़म ने फरीन के करीब आते हुए कहा। फरीन ने फिर रिवॉल्वर इसकी जानिब कर दिया। जानती हो मुझे यहाँ लाने वाला कौन है? अज़म के सवाल पर फरीन ने हैरत से देखा। तुम्हारी भांजी अनाबिया, जो तुम्हारे पागलपन और साजिश से ताका मेरे पास आई और इसने मुझे तुम्हारे इस मंसूबे के बारे में बताया ताकि तुम्हें लगाम डाली जा सके। अज़म की बात तो फरीन बेगम की आंखें फटने को थी। अनाबिया इनका हर राज तो जानती नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि फरीन बेगम आन से कितनी नफरत करती थी और इसे अरशमान से दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए थे। यहाँ आने से पहले उन्होंने हर बात अनाबिया को बताई थी कि वो आन और कनीज को पुरानी हवेली जाकर हर किस्सा ख़त्म कर देंगे और फिर धूमधाम से इसे और इसकी बड़ी बहन को ब्याह कर लाएंगी। बेचारी बच्ची ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि तुम पागल हो चुकी हो, अपने जुनून में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और इसे अफसोस है कि इतना अरसा वो खामोश रहकर तुम्हारे साथ देती रही, तुम्हारे कहने पर सुल्तान के आगे पीछे घूमती रही, लेकिन अब इसकी बस हो चुकी है। अज़म के होठों पर एक तंजिया मुस्कान आई थी। वो मुझे यहाँ ले, देखो मैं कैसे यहाँ लेकर आ गया। अज़म ने एक जानिब इशारा किया। तुम्हारे शाहिद मलिक के साथ शमान सुल्तान को पाकर सातों आसमान एक साथ फरीन बेगम पर गिरे थे। अपनी बेटों की आंखों में खुद के लिए नफरत और आंसू देखकर फरीन बेगम का दिल किया आज़म चौधरी की जान ले ले। सुल्तान और शमान दोनों हैरत से अपनी माँ के इस रूप को देख रहे थे। माँ तो बच्चों का सबसे बड़ा सहारा होती है, इन सबसे बड़ा सहारा होती है, लेकिन इनकी माँ इनसे इनकी हर ख्वाहिश छीनने पर तुली हुई थी। खुशी फरीन बेगम ने कनीज को छोड़ा तो वो जल्दी से आकर सुल्तान के पीछे छुप गई, जबकि इनको मुँह देखकर फरीन के सामने आया। आदमी भी आन को छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन अज़म के आदमी ने उसे पकड़ लिया। सुल्तान अरशमान की झूठ बोला, ऐसा कुछ बस अम्मी। अरशमान इतनी जोर से चिल्लाया कि दरो दीवार इसकी आवाज़ से हिल गए। इसकी आंखों में करब से आंसू आ चुके थे। कोई भी इसकी हालत को नहीं सोच सकता था। अपनी बीवी का गुनाहगार अपनी माँ को पाकर इसकी क्या हालत थी, ये वही जानता था। हम सब ने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। आप चाहती हैं हम अभी भी अंधे और बहरे बन जाए? अशमा ने आंसू से तरा हुआ आवाज़ में कहा, जबकि सुल्तान में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। काश आपका ये रूप देखने से पहले मैं मर जाता। अशमा ने नफरत से कहते हुए अपना हाथ इतनी जोर से दीवार में मारा कि एक दरार दीवार पर आ गई। आन सहम कर इसके पास और रोते हुए इसके हाथ को देखने जो लाल हो रहा था। ये सब इनकी वजह से, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फरीन ने फिर लाकर अपनी
अपनी बंदूक का रुख आन की जानिब किया। आराम से फरीन बेगम आराम से अभी से मुकला गई। तुम अभी तो आधा सच बाहर आया, पूरा आएगा तो क्या बनेगा तुम्हारा। अज़म की बात है, जहाँ फरीन की आंखों में खौफ था वहीं शमा ने हैरत से देखा। क्या मतलब? अज़म गहरा सांस लेकर शमान के पास और अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। जो बात उन्हें बतानी जाता इनकी दुनिया हिलाने की ताकत रखती थी। मतलब ये मेरे भाई की हमारा वो दुश्मन जिससे हमारे बाबा की जान, मेरी माँ की जान ली, वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। शमान ने बेयकीनी से अज़म को देखा। ठीक है, इनकी माँ का बहुत बड़ा रूप इनके सामने आया था, लेकिन वो ये बात मानने पर जो तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। शमान को लग रहा था इसका दिल बंद हो जाएगा। इसके सारे रंग देख कर अज़म ने गहरा सांस लिया। जानता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, कोई भी औलाद नहीं करती शमान, इसलिए बहुत पहले सच समझने के बावजूद मैंने इसे ज़बान पर नहीं लाया। अज़म ने नरमी से कहा और फरीन की जानिब मुड़ा जो बुरी तरह से भौंकला गई थी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा, फरीन बेगम ने खिलाते हुए कहा। अच्छा चलो मान लिया मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस मुलाजिम का क्या जिसने अपनी आंखों से तुम्हें मेरे बाबा को गोली चलाते हुए देखा था, क्या वो भी झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे। फरीन अभी भी अपनी बात पे कायम थी। रंग खौफ से खफाक हो गया था। इसने खुद मुझे बताया कि तुमने मेरे बाबा को फिर अपने शौहर को गोली मारकर मार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फरीन ने घबराते हुए कदम खुद ब खुद से दो चार दूर जा रहे थे। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, जब वो कह रहा है कि इसने खुद तुम्हें देखा तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस दिन वहाँ कोई मुलाजिम नहीं था, मैंने खुद देखा था, वो दोनों वहाँ तनहा थे। फरीन इंतहाई ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, लेकिन अज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर से अंदाजा हुआ था वो क्या कह चुकी है। अगर तुम वहाँ थी ही नहीं तो तुमने कैसे देख लिया? वहाँ पर कोई मुलाजिम नहीं था और दोनों तनहा थे। फरीन को समझ आ गया कि इनका भांडा फूट गया है। रिवाल्वर इनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुल्तान गनी से दूर होकर मुर्दा आंखों से इनके पास और उनके सामने घुटने के ऊपर बैठ गया। अपनी लाडले की आंखों में खुद के लिए इस नफरत ने फरीन बेगम को अंदर से तोड़कर रख दिया था। क्यों किया आपने अम्मी? आखिर क्यों किया ऐसा? सुल्तान ने रोते हुए इनसे सवाल किया, जबकि इस सवाल पर इनका सर झुक गया और वो फूट कर रोने लगी। तो क्या करती? बहुत प्यार करती थी अपने बहन भाइयों से। अम्मा अब्बा की मौत के बाद अपने बच्चों की तरह पाला था मैंने इन्हें, जान से ज़्यादा अजीज थे वो मुझे। फरीन ने रोते हुए बताया, इन्हीं की खातिर तुम्हारे बाबा से शादी की थी मैंने कि इनके अच्छा मुस्तकबिल मिले, और तुम्हारे बाबा ने भी इन्हें अच्छी ज़िंदगी दी। मेरी बहन की अभी जगह अच्छी शादी कर दी और मेरे भाई को अपने पास काम पर रख लिया। अपने बहन भाई के शिकार पे फरीन की आंखों में एक तड़पती फिर से नफरत से अज़म की जानिब देखा। लेकिन फिर एक दिन इसकी माँ ने सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं किस बात का इंतकाम लिया मुझसे। मेरी मासूम भाई पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। मेरा वो भाई जो सुन बोल नहीं सकता था, वो ऐसा घटिया काम कैसे करता? फरीन ने भरपूर यकीन से कहा। वो आज भी सबको मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इनके भाई ने अज़म की माँ से ज़बरदस्ती की थी। उसके बाप ने अपनी बीवी की अंधी मोहब्बत में बिना कुछ सोचे मेरे भाई का गला काट दिया। इतना कहकर फरीन सिसक के रोने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसलिए इसके लिए अपने घर वापस जाते मैंने रात को इसके पीछे इसके घर गई थी। ये कहते हुए फरीन की आंखों में एक आंख सी थी जिसे देखकर आन सहम गया, और फिर जो बातें फरीन ने बताई वो वहाँ मौजूद हर शख्स को भूत बना गई। 12 साल पहले फरीन बारात की तन्हाई में चुपके से चौधरी की हवेली में दाखिल हुई थी। वैसे भी यूसुफ चौधरी ने हवेली की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी, क्योंकि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जो सब इसे पसंद करते थे। मगर आज जो हुआ था, इसे किसी को इनसे बेतहाशा नफरत थी। आज वही नफरत निकालने इस हवेली में आई थी। समन जिसमें यूसुफ का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, अपने कमरे में जाने की बजाय हॉल में लेट गई, और यूसुफ भी शायद इन्हें तन्हाई देना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस फैसले पे कोई एतराज़ नहीं उठाया था। दोनों ही के किसी के कश्मकश में से गुजर रहे थे। ये कोई नहीं जानता था कि इनका हंसता मुस्ता जहान पल भर में जड़ गया था। फरीन ने समन को सोफे पे लेटे देखा तो उनके पास आई। फरीन का दिल क्या कह के यहाँ यहीं इसका गला घोंट कर इसे मार दे, लेकिन तभी समन की आंखें पट से खुली। भाभी आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? सब खैरियत है? समन ने उठकर बैठते हुए पूछा तो फरीन से के रोने लगी। आप रोए मत, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। समन उठकर किचन में पानी लेने गई तो फरीन भी इनके पीछे आ गए, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। समन ने हैरत से फरीन की इस हरकत को देखा। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? इससे पहले कि समन को कुछ समझ आता, फरीन ने स्टील का एक जग मेज से पकड़ा और उसे पूरी ताकत से जमीन के सर पर दे मारा। इस वार की इतनी शिद्दत थी कि समन के होठों से चीख भी न निकली और वो सर पकड़कर जमीन गिर गई। घटिया औरत, तेरी क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से जो तूने इस पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया? इसे मरवा दिया। फरीन ने रोते हुए कहा, जबकि समन तो बस अपना घूमता सर पकड़े बैठी थी। आज तेरी वजह से वो मुझसे छीन गया, सब तेरी वजह से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फरीन ने यहाँ वहाँ देखा तो इनकी नजर मिट्टी के तेल की बड़ी सी बोतल पे गई। फरीन ने वहाँ बोतल हाथ में लिया और उसमें मौजूद सारा तेल समन पर फेंक दिया। समन ने मजम्मत करना चाहिए, लेकिन इनका घूमता सर इन्हें रुकने तक की इजाज़त नहीं दे रहा था।
था। फरीन ने माचिस पकड़कर तीली चलाई और एक ना खतरनाक मुसराहट इनके होठों पर आई। अब मिलेगा मेरे भाई के गुनाहगार को सजा। इतना कहकर फरीन ने वो तीली समन पर फेंक दी। फौरन ही आग ने इनका वजूद अपनी लपेट में ले लिया। समन की दिलखराज चीखें हवेली में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर फरीन को सुकून मिला था। अम्मी अम्मी क्या हुआ? दरवाजे के पार से अज़म की आवाज़ सुनकर फरीन ने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा तो इन्हें एक खिड़की नजर आई। उन्होंने वो खिड़की खोली, पीछे जाने से बाहर निकलकर खिड़की बंद कर दी। अब अज़म और यूसुफ दरवाज़ा तोड़ रहे थे, लेकिन फरीन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपना इंतकाम लेकर वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन समन का जनाजा था। सब लोग ही इनकी मौत को लेकर अफसुदा थे, सिवाय फरहीन के, जो अंदर ही अंदर अपने भाई के गुनाहगार को सजा देकर बहुत खुश थी। लेकिन इनकी सारी खुशियाँ मलामेट हो गई थी जब यूसुफ ने ये कहा कि इनकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की और ये जिसने भी किया है वो इसे नहीं छोड़ेंगे। तब पहली बार फरहीन पर गुनाह का खौफ तारी हुआ था। अगर सबको पता लग जाता कि समन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि फरहीन ने मारा, तो वो अपना अंजाम सोच भी नहीं सकती थी। इसी खौफ के जरिए से उन्होंने चौधरी की हवेली की 2 मुलाजमों को काफ़ी सारे पैसे देकर इन्हें मुजाहिद के सामने झूठ बोलने का कहा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इनकी तवक्को के ऐन मुताबिक जैसे ही मुजाहिद को ये बात बताई कि समय ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि यूसुफ ने इन्हें मारा, तो मुजाहिद गुस्से से पागल होती अपनी बंदूक पकड़कर इनके पीछे चले गए। फरीन भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन एक वसवसा अभी भी दिल में था कि यूसुफ मुजाहिद को अपनी बातों से बहका न दे। ये सोचकर उन्होंने मुजाहिद की दूसरी बंदूक पकड़ी और चुपके से हवेली से निकलकर इनके पीछे चल दी। चौधरियों की हवेली में बिल्कुल सन्नाटा तारी था। आजम तो वैसे ही मुल्कों की हवेली में था, जिसे अम्मा भी ने दवाई देकर सुला देते, लेकिन शायद यूसुफ तना रहना चाहता था, इसलिए सब मुलाजमिन को छुट्टी दे रखी थी। यहाँ तक कि दरवाजे पे कोई पहरेदार भी नहीं था। मुजाहिद हवेली में दाखिल हुए तो इन्हें यूसुफ हॉल के सोफे में बैठे नजर आए। इनके हाथ में अपनी और समन की तस्वीर थी, जबकि आंखों में कितने आंसू थे। मेरी बहन की जान लेकर यहाँ छूटे आंसू बहा रहे हो यूसुफ चौधरी। मुजाहिद के गुस्से से भरपूर आवाज़ पर यूसुफ ने हैरत से इनकी जानिब देखा। ये तुम क्या कह रहे हो मुजाहिद? फरीन बेगम इन दोनों की आवाज़ पर हवेली के दाखिल दरवाजे के पीछे ही छुप गई थी। वही जो सच है जो तुमने मेरी बहन को मारा है, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाई। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे यूसुफ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुजाहिद ने चिल्ला कर कहा और अपनी बंदूक उसी पर तान दी, लेकिन यूसुफ की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो खामोशी से उठा और मुजाहिद के पास आकर अपने हाथ इनके कंधों पर रखे। ये झूठ है मेरे भाई, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपनी समन की जान ले सकता हूँ? तुम जानते हो वही तो मेरे जीने की वजह थी। यूसुफ ने नम आंखों से देखा। तो क्या तुम्हारी वो दोनों मुलाजमाएं झूठ बोल रही हैं? मुजाहिद ने गुस्से से पूछा। तो यूसुफ के माथे पे बल आए। कौन सी मुलाजिम? मुजाहिद जा रात समन की जान गई थी। मेरी हवेली में तो कोई मुलाजिम ही नहीं था सिवाय पहरेदारों के जो गेट पर थे। इस बात पर मुजाहिद ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। इनकी आंखों में हैरत उतरी थी। ये बात वो भी जानते थे कि इनका तो झूठ नहीं बोलता और ना ही वो इनकी बहन की जान ले सकता था। वो तो इसे जान से ज्यादा चाहता था। कोई है मुजाहिद जो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, जिसने मेरी समन को मारा है, क्योंकि ये बात हम दोनों ही जानते थे कि वो इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि खुद की जान ले लेती। यूसुफ की बात पर मुजाहिद गहरी सोच में डूब गए। कौन हो सकता है वो? यकीन से कह नहीं सकता, लेकिन शायद सिर्फ एक ही पर है जिसके पास ये सब करने की वजह हो सकती है। वो जिसके भाई को मैंने दुश्मन की वजह से मार डाला। इससे पहले कि मुजाहिद यूसुफ की बात का पूरा मतलब समझते, एक गोली यूसुफ के दिल के आर पार हुई। मुजाहिद ने हैरत से अपने दोस्त के सीने से निकलते खून को देखा। उन्होंने तो गोली नहीं चलाई थी, फिर ये खून। मुजाहिद ने पलट कर देखा तो नजर फरीन पे पड़ी, जिनके हाथ में बंदूक थी। पागल औरत, ये क्या कर दिया तुमने? मुजाहिद चिल्लाए, लेकिन तभी यूसुफ जमीन पे गिरे तो हाँ, मुजाहिद इनके पास बैठ गया और अपना हाथ इनके सीने पर रख दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। मुजाहिद ने भौंकला कर कहा और यूसुफ के नीचे हाथ रखकर इन्हें उठाना चाहा, लेकिन तभी फरीन बेगम ने अपनी बंदूक इनके सर के पीछे रखी और गोली चला दी। धड़ाम से मुजाहिद का बेजान वजूद जमीन पे गिरा। फरीन ने एक नज़र यूसुफ को देखा, जिनकी सांसें अभी भी हल्की हल्की चल रही थी। अब मैंने अपने भाई को इंसाफ दिला दिया। यूसुफ की आंखें बंद हुई और मुजाहिद की तरह इनका वजूद भी बेजान हो गया। फरीन ने हाथ में पकड़ी बंदूक दुपट्टे से साफ किया और उसे यूसुफ के बेजान हाथ में पकड़ा दिया। अपना गुनाह छिपाने के लिए वो अपने शौहर तक की जान ले चुकी थी। उन्होंने सोचा कि हर हुई यही समझेगा कि गुस्से में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। ऐसा ही हुआ था। दोनों खानदान जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, इनकी साजिश के बायस जानी दुश्मन हो गए। आने वाले 12 सालों तक सब ठीक चलता रहा। फरीन की सबसे बड़ी परेशानी थी आन, जिसने अरशमान बेपनाह मोहब्बत करता था। वो चाहती थी कि अरशमान ये मोहब्बत इनकी भांजी से करे, लेकिन अरशमान अपने और आन के मामले में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता था, इनकी भी नहीं। फिर एक दिन सब कुछ फिर से बर्बाद हुआ। आज़म और अरशमान फिर से दोस्त बन गए। आज़म ने किसी तरह से अरशमान को समझा दिया कि यूसुफ और मुजाहिद ने एक दूसरे को नहीं बल्कि किसी और ने इन्हें मारा था। इस दिन जब अरशमान ये बात अम्मा भी को बताया तो फरीन छुप कर वो बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इन्हें पता था कि अरशमान सच जानने के बाद सबसे पहले इन मुलाजमों के पास जाएगा जिन्होंने फरीन के कहने पर झूठ बोला था। एक मुलाजमा तो पहले ही बीमारी से मर चुकी थी, जबकि दूसरी को फरीन ने एक आदमी को पैसे देकर मरवा दिया। इन्हें लगा कि इनके गुनाह कभी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन झूठ ज़्यादा देर कभी नहीं छुप सकता भला।
हाल फरहीन की बातें सुनकर हर कोई बुत बना इसे देख रहा था। कैसे वो औरत अपने बहन भाइयों की अंधी मोहब्बत ने हर एक को बर्बाद कर गई थी, यहाँ तक कि इसने अपने बेटों को भी बाप के साए से महरूम कर दिया था। अशमान और सुल्तान दोनों फरहीन के पास बैठे पे कहीं नीचे देख रहे थे। अपनी माँ का ये रूप देखकर वो किस तरह से बिखरे ये कोई नहीं समझ सकता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था अरशमान, इनकी वजह से मेरे मासूम भाई की जान गई थी, सब इन्हीं का कसूर था। फरीम ने रोते हुए कहा। अरशमान ने आंसू से तर आंखें उठाकर सुल्तान को देखा, जो खुद भी खामोशी से बीती आंखों से अपनी माँ को देख रहा था। अशमान ने अपने आंसू पोंछे और उठकर अज़म के पास आया। तुम इस गांव के सरदार हो अज़म, और तुम्हारी माँ बाप का कातिल इस वक्त तुम्हारे सामने है। वो जो सज़ा देना चाहते हो दो। अशमान ने खुद को मजबूत करते हुए ये बात कही तो फरीद बेगम ने हैरत से अपने बड़े बेटे को देखा। अशमान, मैं तुम्हारी माँ नहीं हो, तुम हमारी माँ, तुम बस हमारे बाप की कातिल हो। तुम वो हो जिसने हमारे ख़ानदानों को बर्बाद करके रख दिया। इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं हमारा। अशमान ने रोते हुए चिल्लाया। एक नज़र अज़म की जानिब देखा। उम्मीद है तुम इंसाफ करोगे। इतना कहकर अशमान वहाँ से चला गया तो फरीद ने रोते हुए अपने सबसे लाडले बेटे को देखा। सुल्तान, मेरे बेटा, क्या तुम भी मुझसे नफरत, अपनी माँ से नफरत करते हो? फरीद ने रोते हुए पूछा तो सुल्तान ने आंसू से तर आंखें उठाकर ने देखा। नहीं अम्मी, सुल्तान पर कभी अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता था। सुल्तान की बातों फरीद के चेहरे पर इत्मीनान आया था। लेकिन क्या करूँ अम्मी, रोज़े क़यामत बाबा और फूफो को भी तो मुँह दिखाना है। फरीद के चेहरे की हवाएं उड़ी थी सुल्तान की इस बात पर। अगर आज आपको माफ़ किया तो इन्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इतना कहकर सुल्तान का इसके पास आया, उसका हाथ थाम कर इसे वहाँ से ले गया। अज़म ने एक नज़र इस हारी हुई औरत को देखा जो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई थी। इसके बेटे इसे तना छोड़ गए थे। पकड़ लो इसे और कैद खाने में डाल दो, इसका फैसला कल जरगे में होगा। आज़म ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। फरी ने एक नज़र आन को देखा जो अभी भी वहाँ खड़ी बेयकीनी से देख रही थी। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोग शुरू ही दिन से मेरी जान का वबाल बने हो। सब बर्बाद कर दिया तुमने, तुम दोनों ने। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। फरी ने तय कहकर अपने पास पड़ी बंदूक उठाई और इसे आन की जानिब करके गोली चला दी। लेकिन इससे पहले वो गोली आन को छूती, आन के पास खड़े शायद फ़ौरन इसके सामने हो गए और गोली सीधा शाहिद को जा लगी। बाबा आन रोते हुए चिल्लाया, शाहिद को पकड़ना चाहे लेकिन वो ज़मीन बोस हो गए थे। फरी ने अपनी बंदूक अज़म की जानिब की थी, लेकिन तब तक अज़म के आदमी इसे अपनी गिरफ्त में जकड़ के इसे बंदूक ले चुके थे। अज़म परेशानी से आन के पास आया, जिसने रोते हुए अपना हाथ शाहिद के सीने पर रखा। बाबा, आन ने रोते हुए ने पुकारा, जबकि गोली की आवाज़ सुनकर गाड़ी के पास खड़ा आयुष्मान परेशानी से वहाँ आया। हमें इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। अज़म के कहने पर आयुष्मान ने हाँ में सर हिलाया और शाहिद को गाड़ी में डालकर अस्पताल की जानिब चल दिए। आन शाहिद के पास बैठी थी और उसने अपना दुपट्टा सर से उतारा और उसे खून रोकने के लिए शाहिद की ज़ख्म पर रख दिया। शाहिद ने रोते हुए आन को देखा, जिसके आंसू आंखों से टूटकर शाहिद के चेहरे पे गिर रहे थे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, अपने बाप को माफ़ कर देना। इतना कहकर शाहिद का वजह साकित हो गया। आन के रोने में मजीद रवानी आ गई। शमान ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए थे। शाहिद को इमरजेंसी में ले जाया गया था। अशमान आन के पास आया जो बुरी तरह से रो रही थी। अशमान ने इसे अपने सीने से लगा लिया तो आन मज़ीद रोने लगी। वो गोली मुझे मारना चाहती थी मामा, मगर बाबा सामने आ गए। इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माँ कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आन ने रोते हुए कहा। अशमान ने इसकी कमर सहलाकर इसे दिलासा दिया। इसे खुद गुस्सार था क्योंकि वो जज्बात में बहकर वहाँ से चला गया था। इसे ये भी ख्याल नहीं है कि इसकी आन वहाँ है। अगर आन को कुछ हो जाता तो अशमान खुद को कभी भी माफ़ कर नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। सुल्तान कनीज़ को हवेली वापस ले आया। हवेली पहुँचते सुल्तान ने कनीज़ को कमरे में जाने का कहा और खुद फरीन के कमरे में गया। मेज़ पर पड़ी फरीन की तस्वीर देखा। फलान इस तस्वीर के पास आया, इस तस्वीर को अपने हाथों में पकड़ लिया। वो अभी तक इस सच कबूल नहीं कर पा रहा था। इसकी माँ, जिससे वो जान से ज़्यादा प्यार करता था, वही इसके बाप की कातिल थी। सुल्तान का दिल करता वो खुद इनकी जान ले लिया। इसे अपनी रगों में दौड़ते इस खून से नफरत होती जो कि इस औरत का था। सुल्तान इस तस्वीर को खुद से दूर फेंका और अपने बालों को हाथों में दबोचता चीख चीख कर रोने लगा। इसे लग रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। एक पल में इसका पूरा जहान उजड़ गया हो। आज सही मानों में सब कुछ बर्बाद हो गया था। सुल्तान के लिए परेशान होती कनी जो इसके पीछे आई थी, इसे यूं होता देखा इसकी पलकें भी भीग गई। वो सुल्तान के पास है और अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। सुल्तान ने पलटकर एक नज़र इसे देखा और फिर इसे खींचकर अपने बाहों में खींच लिया। कनीज़ को अपने सीने से लगाया। सुल्तान तड़प तड़प कर रोने लगा था और कनीज़ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। वो जानती थी कि जिस डर सुल्तान को मिलता है इसका कोई मरहम नहीं था। इसने अपने हाथ सुल्तान के सर पर रखे उसके हवाल सहलाने लगी। मैं आपके पास हूँ साईं जी, हमेशा आपके पास हूँ। कनीज़ ने नम आवाज़ में कहा तो सुल्तान आंखें मेचता वैसी रवानी से रोने लगा। सुल्तान की तकलीफ में वो लड़की अपनी हर तकलीफ और नाराज़गी भूलकर इसका सहारा बन रही थी। नेक बीवी भी खुदा की एक नेमत होती है जिसकी कदर सुल्तान ने की थी, लेकिन अब वो दिलो जान से इसी कदर करने का इरादा रखता था। वो सुल्तान अजीम किरदार की मालिक अपनी इस मलका का गुलाम बनकर इसके साथ जीने का इरादा रखता था।
रात का न जाने कौन सा पैर था, फरीन को इस काल कोठरी में कैद किया गया था जहाँ मुजरिमों की तरह रखा जाता था। इस अंधेरे में और तन्हाई में बैठी वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। इसे ऐसा लगा था कि हर कोई इस पर हंस रहा है। इसे ज़िंदगी से क्या हासिल किया था, अपने शौहर तक को अपने भाई की वजह से कुर्बान करके इसे हासिल किया हुआ था। इसके बेटे तक इससे नफरत करते, इसकी मौत चाहते थे। फरीन ने अपने बाल अपने हाथों से नोचे और चीख चीख कर रोने लगी। हाँ हाँ, अब क्यों रो रही हो भाभी, मुझे जिंदा जलाकर तो काफ़ी खुश हुई थी ना। फरीन को समन का हौला नजर आया जिस पर जो इन पर हंस रहा था। वो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि इसके गुनाहों का घड़ा भर गया, अब इसे सज़ा मिलेगी। अब की बार यूसुफ की आवाज़ के कानों से टकराई। हाँ, जैसे इसने हमें मारा था, अब इसके बेटे इसे मारेंगे। हाँ, सज़ा मिलेगी इसे। मुजाहिद की आवाज़ फरीन के कानों से टकराई थी। उन्होंने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिया और चीख चीख कर रोने लगी। चुप कर जाओ सबके सब, खुदा के लिए चुप कर जाओ, फरीन ने रोते हुए कहा। जबकि अभी भी यूसुफ और मुजाहिद समन की आवाज़ इस कानों से टकराई थी जैसे कातिल कातिल कह रहे थे। फरीन कितनी देर रोते हुए चिल्लाती रही, फिर इनका दिमागी आवाज़ बिगड़ा, वो कैक में लगाकर हंसने लगी जबकि हाथ अपने बालों को नोच रही थी। बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ, मार दूंगी, सबको मार दूंगी, फरीन ने हंसते हुए कहा और अब की बार अपने नाखून अपने मुंह पर मार रही थी। सारी रात इस कॉल करने में बंद वो कभी इसे सक के रोती तो कभी कैक में लगाकर हंसती। गुनाहों का अंजाम तो यही होता है, शुरू में तो गुनाह भी हमें डराता है, लेकिन जब गुनाह करके हमारा खौफ उतर जाता है तो हमें इस गुनाह की आदत हो जाती है, फिर इस गुनाह से खौफ भी नहीं आता, लेकिन आखिर में गुनाह हमें बर्बाद कर देता है, बिल्कुल जैसे आज फरीन बेगम बर्बाद हुई थी। शाहिद की जान बच गई थी। शिकार ये था कि गोली दिल की बजाय इसके सीने के दाएं जानिब लगी थी। तवील बेहोशी के बाद शाहिद की आंखें खुली तो पहली निगाह लीजा पे पड़ी जो इन्हें रोते हुए देख रही थी। डैड, इन्हें जाता जागता देखकर लीजा ने इनके सीने पर सर रखा और फूट फूट कर रो दी। शाहिद ने कमजोर सा हाथ उठाकर लीजा के सर पर रखा। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, शाहिद ने नरमी से कहा, लेकिन लीजा ना तो रोना बंद हुआ और ना ही इनसे दूर हुई थी। अजम मुस्कुराकर इसके पास आए, उसे कंधों से पकड़कर शाहिद से दूर किया। वो ठीक है मेरी चूजे, रिलैक्स करो खुद को। अजम ने इसे अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत से समझाओ, उसे बहलाता हुआ अपने साथ बाहर ले गया। शाहिद ने अपने पैरों पर पास खड़ी आन को देखा जो इनकी रिपोर्ट हाथ में पकड़े देख रही थी। आन शान के पुकारने पर आन ने रिपोर्ट रखी और उनके पास है। आन को देखते ही शाहिद की आंखें पलकें भीग गई थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, अपने बाबा को माफ़ कर दो। शाहिद ने अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करते कहा तो आन की बस हुई थी। अब वो मस्जिद अपने बाबा से नाराज़ नहीं रह सकती थी जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। आज ने इनका हाथ अपने हाथों में पकड़ा पकड़ा उसे सच कर रोती, मैंने आपको माफ़ किया बाबा, माफ़ किया। शाहिद ने इसे पास आने का इशारा किया तो इनके सीने से लग गई। कमरे में आए शमान ने यह मंजर देखा तो मुस्कुराकर इन दोनों के पास आया। सॉरी, आपने मुझे भी बोलना है चचा, जिस पर सारा काम डालकर आराम से कनाडा चले गए थे। पता है कितना मुश्किल काम था सारे कामों के साथ पढ़ाई करना। शमान ने मुँह बनाकर मसनूई गुस्से से कहा, लेकिन फिर भी शाहिद को पछतावा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं जानता हूँ मैं सबका गुनहगार हूँ। शाहिद की बात कहकर रोने लगी तो शमान ने इनका हाथ थाम लिया। हर बात कड़वा माजी समझकर भूल जाएं चचा, अगर इन यादों को लेकर बैठे रहे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात कहते हुए शमान के चेहरे पे बहुत करार था और ये बात आन ही जानती थी कि फरीन की सच्चाई जानकर इसने किसको कैसे खुद को संभाला था। अब बस जल्दी से ठीक होकर घर चले, मजीद किसी को होने की ताकत नहीं बची हम में। अशमा ने आंखों में आया आंसू पर काबू पाकर कहा तो शायद ने भी अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अल्लाह तुम दोनों को ढेरों खुशियाँ दे मम्मा मेरे बच्चों। शायद ने आन और शमान को दुआ दी तो आन भी अपने आंसू पोंछ कर मुस्कुरा दी। इनकी ज़िंदगी पे छाए काले बादल अब छट चुके थे, अब इनकी ज़िंदगी में बस सुनहरी धूप सी खुशी आनी थी।